हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लास्ट चैप्टर नंबर 10 की एक्सरसाइज कंप्लीट कर देंगे। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड चैनल एक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा। तो यहाँ पे जो सबसे पहले जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, आंसर द फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड का कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब आपको इसका मीनिंग वगैरह लिखना है एंड इसके टाइप्स लिखने हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि फॉरेन ट्रेड मतलब इंटरनेशनल ट्रेड इज अ ट्रेड बिटवीन द डिफरेंट कंट्रीज। ये ट्रेड है अलग अलग कंट्रीज के बीच में, डिफरेंट कंट्रीज के बीच में जो ट्रेड होता है, बिजनेस होता है वर्ल्ड के कंट्रीज के बीच में, उसको फॉरेन ट्रेड बोलते हैं। एंड इसे और क्या बोलते हैं, तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंटरनेशनल ट्रेड भी बोला जाता है। इसे एक्सटर्नल ट्रेड भी बोला जाता है। एक्सटर्नल क्यों? क्योंकि ये जो है ना पर्टिकुलर कंट्री की जो फिजिकल बाउंड्री उसके बाहर अप्रोच होता है ये बिजनेस, तो एक्सटर्नल ट्रेड हो गया। नाउ अकॉर्डिंग टू वासरमैन एंड हेल्टमैन का क्या कहना है कि इंटरनेशनल ट्रेड है ये इंक्लूड करता है, कंसिस्ट करता है, इट कंसिस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन बिटवीन रेसिडेंट्स के बीच में जो ट्रांजैक्शन होता है बिटवीन द रेसिडेंट्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, अलग अलग कंट्रीज के डिफरेंट कंट्रीज के रेसिडेंट्स के बीच में है ना ट्रांजेक्शन होता है, बिजनेस ट्रांजेक्शन होता है। मतलब अलग अलग कंट्री के अलग अलग डिफरेंट कंट्रीज के बिजनेसमैन के बीच में। नाउ फॉरेन ट्रेड इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग 3 टाइप्स। 3 टाइप में डिवाइडेड है ये। एक है इंपोर्ट ट्रेड, दूसरा एक्सपोर्ट ट्रेड एंड थर्ड इंटरपोर्ट ट्रेड। ये आप लोगों के लिए नया नहीं है, आप लोगों ने इसको उसी में भी स्टडी किया है, राइट। तो यहाँ पे इंपोर्ट ट्रेड क्या है, तो इंपोर्ट ट्रेड मतलब इंपोर्ट ट्रेड ये रिफर करता है टू परचेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की गुड्स एंड सर्विसेज परचेस करती है एक पर्टिकुलर कंट्री बाय वन कंट्री फ्रॉम अनदर कंट्री, दूसरे कंट्री से बाय करते हैं, परचेस करते हैं। तो बाय करने से परचेस करने पे क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज इनफ्लो करता है, कंट्री में आता है, पर्टिकुलर कंट्री के होम में आता है। और इनफ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फॉरेन कंट्री टू होम कंट्री। जैसे कि एग्जांपल के तौर में इंडिया ने इंपोर्ट किया पेट्रोलियम फ्रॉम इराक, मतलब इराक से पेट्रोल है ना हमारी कंट्री के अंदर आया, कुवैत से हमारी कंट्री के आया, सऊदी अरेबिया से। तो इंपोर्ट करती है इंडिया इराक, कुवैत एंड सऊदी अरेबिया से पेट्रोलियम। तो ये इंपोर्ट ट्रेड हो गया। सेकेंड है यहाँ पे एक्सपोर्ट ट्रेड। तो एक्सपोर्ट ट्रेड का मतलब है इट रिफर्स टू द सेल ऑफ गुड्स। यहाँ पे सेल वर्ड, ये देखो ये की वर्ड हो गया कि सेल ऑफ गुड्स बाय वन कंट्री। एक कंट्री सेल करती है गुड्स टू अनदर कंट्री, दूसरी कंट्री को, और आउटफ्लो होता है गुड्स का फ्रॉम वन कंट्री टू फॉरेन कंट्री, एक कंट्री से फॉरेन कंट्री में। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इंडिया एक्सपोर्ट करता है टी, राइस, जूट टू चाइना, चाइना को एक्सपोर्ट कर रहा है, भेज रहा है, मतलब हमारी कंट्री से ये गुड्स है ना चाइना में जा रहे हैं, हांगकांग में जा रहे हैं, सिंगापुर में जा रहे हैं, एक्सेट्रा। देन थर्ड इंटरपोर्ट ट्रेड। तो इंटरपोर्ट ट्रेड में क्या होता है, इट रिफर्स टू द परचेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज एक कंट्री से परचेस करना फ्रॉम वन कंट्री एंड बाद में उनको सेल कर देना फर्दर प्रोसेसिंग करके। तो यहाँ पे देन सेलिंग देम टू अनदर कंट्री आफ्टर सम प्रोसेसिंग ऑपरेशंस। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि जापान इंपोर्ट करता है, जापान इंपोर्ट्स रॉ मटेरियल इंपोर्ट करता है जो कि उसको रिक्वायर्ड रहता है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के लिए, जो उसको रिक्वायरमेंट पड़ती है रॉ मटेरियल्स की, लाइक रेडियो बनाने के लिए, वॉशिंग मशीन बनाने के लिए, टेलीविजन बनाने के लिए। तो वो इंग्लैंड से इंपोर्ट करता है रॉ मटेरियल और बाद में है ना इंग्लैंड से, जर्मनी से, फ्रांस से इंपोर्ट करता है, बाद में सेल कर देता है, सेल्स देम टू वेरियस कंट्रीज इन द वर्ल्ड। और बाकी बाद में ना उनको सेल करता है बहुत सारी कंट्रीज को वर्ल्ड के आफ्टर प्रोसेसिंग के बाद में। तो ये हो गया एंटरप्रोट ट्रेड। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, इजी है, आप लोगों ने स्टडी किया है इसको, स्कूल टाइम में भी इसको स्टडी किया है। नाउ एक्सप्लेन एनी 4 फीचर्स ऑफ कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड इन इंडिया। तो इंडिया का फॉरेन ट्रेड कंपोजिशन क्या है, तो आपको उसको एक्सप्लेन करने के लिए बोला गया है। तो यहाँ पे ओवर द लास्ट 70 ईयर्स, पिछले 70 सालों में है ना इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड है वो इट हैज बहुत सारे इसमें चेंजेस हुए हैं। इट हैज अंडरगॉन ए कंप्लीट चेंज इन द टर्म्स, जो है कंपोजिशन एंड डायरेक्शंस, जो है कंडीशंस है, उसमें बहुत सारे चेंजेस आए। तो मेन फीचर ऑफ कंपोजिशन ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड आर एज फॉलो। सबसे पहला इंक्रीजिंग शेयर ऑफ ग्रॉस नेशनल इनकम। ये जो फॉरेन ट्रेड है इसके वजह से ग्रॉस नेशनल इनकम जो है वो इंक्रीज हो रही है कंट्री की। जैसे कि डेटा के हिसाब से इन द ईयर 1991 जो शेयर ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड, इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड का जो शेयर कंट्रीब्यूशन है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ग्रॉस नेशनल इनकम में, वो है ना 17.55% था,
जो कि है ना इंक्रीज होकर, जो है ना बढ़कर 2016-17 में वो बढ़कर है ना 2006-7 में, पहले हम बोलेंगे कि 2006-7 में वो बढ़कर है ना 25% हो गया। एंड बाय द 2016-17 वो है ना 48.8% तक पहुंच गया। तो मतलब ये देखिए कॉन्ट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट 50% कॉन्ट्रीब्यूशन है ना इंपोर्ट एक्सपोर्ट की वजह से हो रहा है ग्रॉस नेशनल इनकम में, हम लोग बोल सकते हैं, राइट। देन द सेकेंड पॉइंट है यहाँ पे इंक्रीज इन वॉल्यूम एंड वैल्यू ऑफ ट्रेड। जो बिजनेस के ट्रेड की जो वॉल्यूम है वो बड़ा है एंड वैल्यू भी बड़ी है। तो सिंस 1991 की बात अगर हम करें, 1991 की बात करें, तो जो द वॉल्यूम एंड वैल्यू ऑफ ट्रेड है जो वो बहुत ऊपर गया है, इट हैज गॉन अप। एंड इंडिया नाउ एक्सपोर्ट करता है एंड इंपोर्ट भी करता है गुड्स विच आर सेवरल टाइम्स मोर देन इन द वैल्यू एंड वॉल्यूम, जो है ना बहुत ज्यादा, सेवरल टाइम्स ज्यादा है। बहुत इसका इंक्रीज बहुत हो गया है वॉल्यूम एंड मतलब क्वांटिटी। वॉल्यूम रिलेट किससे करता है, तो वॉल्यूम है ना क्वांटिटी से रिलेट करता है। एंड जो वैल्यू है वो उसकी प्राइस से रिलेट करता है। नाउ चेंज इन द कॉम्पोजिशन ऑफ एक्सपोर्ट्स के कॉम्पोजिशन में भी चेंजेस हुआ है। तो मतलब हम सिंस इंडिपेंडेंस के समय से बात करें तो जो इंडिया का एक्सपोर्ट ट्रेड है उसमें काफी चेंजेस आया है। जैसे इंडिपेंडेंस के पहले जब हमको फ्रीडम मिली थी उससे पहले इंडिया है ना क्या करता था, एक्सपोर्ट करता था प्राइमरी प्रोडक्ट्स जैसे कि जूट है, कॉटन है, टी है, ऑयल सीड्स है, लेदर हो गया, फूड ग्रेन्स, कैश्यू नट्स, मिनरल प्रोडक्ट्स, ये सब है ना ये एक्सपोर्ट किया करता था। एंड जैसे जैसे समय चेंज हुआ विद द पैसेज ऑफ टाइम, समय बीतता गया विद द पैसेज ऑफ टाइम, जो मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स है जैसे कि ना रेडीमेड गारमेंट्स हो गए, जेम्स एंड ज्वेलरी हो गई, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हो गए, स्पेशली है ना कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर है ना, उसमें ना इंडिया का है ना इंडिया है ना हाई पोजीशन पे पहुंच गया एक्सपोर्ट करने में। ये ऑक्यूपाई करता है प्राइम प्लेस इन द एक्सपोर्ट। इंडिया एक्सपोर्ट में प्राइम प्लेस मतलब हाई प्लेस ये है ना इसका कंट्रीब्यूशन काफी ज्यादा हो गया एक्सपोर्ट करने में। नाउ फोर्थ, चेंज इन द कॉम्पोजिशन ऑफ इंपोर्ट्स में भी चेंजेस हुए, राइट। तो यहाँ पे है ना इंडिपेंडेंस के पहले क्या था कि है ना इंडिया है ना इंपोर्ट किया करता था कंज्यूमर गुड्स जैसे कि है ना मेडिसिन हो गए, कपड़े हो गए, मोटर व्हीकल्स हो गए, इलेक्ट्रिकल गुड्स है ना बाहर के देशों से मंगाया करता था, परचेस किया करता था। एंड अपार्ट फ्रॉम इसके अलावा पेट्रोलियम एंड इस पेट्रोल के अलावा ये सारी चीजें भी इंडिया इंपोर्ट किया करता था, कैपिटल गुड्स वगैरह। तो इंडिया इज नाउ, अब इंडिया इज खाली मेनली क्या है कि कैपिटल गुड, अगर हम पेट्रोल एंड पेट्रोलियम को के साथ है ना इंडिया है ना कैपिटल गुड्स जैसे कि हाई टेक मशीनरी, केमिकल्स, फर्टिलाइजर, स्टील वगैरह है ना इंपोर्ट करता है, इसका इंपोर्ट करता है ना। ओशियनिक ट्रेड, तो यहाँ पे ना जो समुद्रों के थ्रू होने वाले जो ट्रेड है उसमें भी चेंजेस आया है। तो मोस्ट ऑफ जो इंडिया का ट्रेड है ना वो सी के थ्रू होता है। क्यों? क्योंकि हमारी जो कंट्री है वो सराउंडेड करती है, उसके जो 3 साइड्स हैं, राइट, तो वो सराउंड करते हैं सी से, राइट। तो यहाँ पे अरेबियन सी हो गया, हिंद महासागर हो गया, राइट, और बे ऑफ बंगाल हो गया। तो इंडिया का जो ट्रेड रिलेशन है विथ इट्स नेबरिंग कंट्रीज के साथ में लाइक नेपाल, अफगानिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका एक्सेट्रा, तो ये सारा का सारा है ना सी रूट के थ्रू होता है, थ्रू द सी रूट ओनली इट इज पॉसिबल। तो द शेयर ऑफ इंडिया ओशियनिक ट्रेड है वो अराउंड 68% है, 68% का कॉन्ट्रीब्यूशन है, शेयर है इंडिया का। नाउ थर्ड, एक्सप्लेन द ट्रेंड्स इन इंडियाज इंपोर्ट्स। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपका है ना आपका जो ये एकेडमिक ईयर है 2020-21 का एकेडमिक ईयर, ये जो पेंडेमिक पीरियड की वजह से जो लॉकडाउन चल रहा है, राइट, तो उसकी वजह से आपकी कॉलेजेस ओपन ही नहीं हुई है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है खाली आप लोगों के लिए इस साल के लिए, ये 2021 के लिए ये है ना आपको खाली इंटरनल के लिए आने वाला है, बोर्ड में नहीं आने वाला है। नेक्स्ट ईयर के बच्चों को 2021-22 के बच्चों को ये आने वाला है सिलेबस में, बोर्ड में भी आने वाला है, लेकिन आप लोगों के लिए ये नहीं है। तो एक्सप्लेन द ट्रेंड इन इंडियाज इंपोर्ट्स। तो एक बार मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन दे दूं ताकि इंटरनल में अगर टीचर्स आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे तो आप लोग इजीली आंसर दे सकें। बाकी ये आपको बोर्ड के लिए ये क्वेश्चन आने वाला नहीं है। तो इंडिया का जो इंपोर्ट का ये है, इंपोर्ट का क्या कंट्रीब्यूशन है
ट्रेंड्स क्या है, तो हम इसको स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे इंपोर्ट ट्रेड रिफर करता है। इंपोर्ट का मतलब क्या होता है, तो टू परचेस गुड्स एंड सर्विसेज, परचेस करना बाय वन कंट्री, एक कंट्री दूसरे कंट्री से परचेस करती है। इसका मतलब है ना गुड्स एंड सर्विसेज कंट्री के अंदर आते हैं, इनफ्लो करते हैं, कंट्री की बाउंड्रीज के अंदर एंटर करते हैं, फ्रॉम फॉरेन कंट्री से आते हैं ये होम कंट्री में हमारी। तो ट्रेंड्स इन इंडियाज इंपोर्ट्स कैन बी एक्सप्लेन विद द फॉलोइंग पॉइंट्स। फॉलोइंग पॉइंट्स के साथ, जैसे कि पेट्रोलियम, नॉलेज के लिए भी तो बहुत सारी चीजें हमको पता होनी चाहिए। सेल्फ स्टडी में तो डाला ही है ना ये, भले आपके कॉलेज के टीचर्स आपको नहीं कराएंगे, और इससे रिलेटेड ब्रीफ आंसर्स वगैरह आपको बोर्ड में नहीं आने वाले हैं। ये इंटरनल में जरूर आपको टीचर इस पे बेस्ड क्वेश्चंस पूछेगी। तो पेट्रोलियम हैज ऑलवेज रिमेन्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइटम ऑफ इंपोर्ट्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट आइटम्स है पेट्रोलियम हमारी कंट्री के लिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। इन इंडिया ट्रेड इन द प्री एज वेल एज पोस्ट रिफॉर्म पीरियड, जो रिफॉर्म्स हुए हैं, चेंजेस हुए हैं, उसमें प्री एंड पोस्ट दोनों ही समय में ये है ना पेट्रोलियम का कंट्रीब्यूशन जो इंपोर्ट है ना वो बहुत होता है, राइट। इट हैड अ शेयर ऑफ 27% इन टोटल इंपोर्ट्स। जो जितना भी टोटल हम इंपोर्ट करते हैं बाहर से उसका 27% है वो पेट्रोलियम का है। इन द 1992, जो कि अब करंटली अब ये है ना 31% पहुंच गया है। इट स्टैंड्स एट 31%। ना बढ़ती हुई आबादी की वजह से, किसकी वजह से इंक्रीज हुआ है, तो बढ़ती हुई आबादी, मोटर व्हीकल्स इंक्रीज हुए उसके पीछे पॉपुलेशंस के पीछे, राइट। देन सेकंड, गोल्ड। आफ्टर पेट्रोलियम सेकंड मोस्ट जो इम्पोर्टेड आइटम है हम लोग जो इम्पोर्ट करते हैं बाहर से, तो वो गोल्ड है। क्योंकि हमारी कंट्री, हमको तो गोल्ड बहुत पसंद है, राइट ना। क्योंकि देखो हमारे वेडिंग से लेके हमारे कोई भी फंक्शन लो, नेम सेरेमनी लो, हर चीज में गोल्ड का हमको लगता है, गिफ्ट करने के लिए भी लगता है, राइट। सो इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट there is a significant drop in gold imports ड्यूरिंग 2013-14। इसका है ना डिक्लाइन आया है। द गोल्ड इंपोर्ट्स हैज डिक्लाइन फ्रॉम 53.3 बिलियन डॉलर से जो 2011-12 में रिकॉर्ड हुआ था वो गिर कर है ना वो 27.5 बिलियन डॉलर्स हो गया 2013-14 में। दिस वाज प्राइमरीली, ये फॉल किसके वजह से हुआ था, तो इंटरनेशनल मार्केट में क्या हुआ है, गोल्ड के प्राइसेस बहुत इंक्रीज हो गए हैं, जिसकी वजह से हमारी खपत कम हो गई, हमारी डिमांड कम हो गई। भाई कैपेबिलिटी भी तो होनी चाहिए, कैपेसिटी तो होनी चाहिए। वेरियस पॉलिसी मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू कर्ब गोल्ड इंपोर्ट्स, गोल्ड के इंपोर्ट को कंट्रोल में लाने के लिए बहुत सारे है ना पॉलिसीज है ना गवर्नमेंट ने लेकर आए हैं। नाउ थर्ड, फर्टिलाइजर्स। तो द शेयर ऑफ फर्टिलाइजर्स जो है, केमिकल फर्टिलाइजर्स वगैरह हुए इन इंपोर्ट एक्सपेंडिचर, उसमें भी डिक्लाइन आया है 4.1%। पहले 1991 में 4.1% जो टोटल इंपोर्ट्स का में से 4.1% जो कंट्रीब्यूशन है वो फर्टिलाइजर्स का था। तो वो गिर कर अभी है ना 1.3% रह गया 2016-17 के डेटा के, एज पर द डेटा। देन फोर्थ, आयरन एंड स्टील। तो आयरन एंड स्टील में भी गिरावट आई है, क्योंकि हम ज्यादा हमारे होम बेस्ड प्रोडक्ट्स पे हम अभी रिलाय है। तो द शेयर ऑफ आयरन एंड स्टील इन इंपोर्ट एक्सपेंडिचर वो डिक्लाइन हुआ है फ्रॉम 4.9% जो रिकॉर्ड हुआ था पहले, वो 2.1% हो गया 2016-17 में। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं इसको लेकर। नाउ अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में स्टेट डू यू अग्री एंड डिसअग्री को लेकर है। तो स्टेट विद रीजंस, आपको विद रीजन आपको एक्सप्लेन करना है कि भाई आप अग्री करते हो कि डिसअग्री करते हो। तो ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल इंडिजीनियस जो हैंडीक्राफ्ट्स थे वो सफर कर रहे थे सीवियर ब्लो, बहुत ही उनको प्रॉब्लम हो रही थी। तो हम अग्री करते हैं, क्योंकि क्या होता था, आई अग्री विद द अबाउट स्टेटमेंट, और आप रीजन में लिखेंगे कि जो ब्रिटिशर्स थे वो क्या करते थे, ज्यादा से ज्यादा हमारा जो रॉ मटेरियल है वो एक्सपोर्ट कर लेते थे, ले जाते थे इंग्लैंड में, और फिर फाइनल गुड्स बनाकर और फिर उसको इंपोर्ट किया करते थे। तो ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इंडिया वाज एक्सपोर्ट करता था रॉ मटेरियल्स टू इंग्लैंड। इसका मतलब इन शॉर्ट हम बोल सकते कि भाई वो ब्रिटिशर्स हमारा रॉ मटेरियल लेके जाके और उसको प्रोसेस करते थे अपने कंट्री में, और फिर उसको है ना वो लोग क्या करते थे, इंपोर्ट वो है ना, एंड वाज इंपोर्टिंग फाइनल गुड्स फ्रॉम इंग्लैंड। तो हमको फिर मजबूर होकर है ना, हमको है ना उनसे खरीदना पड़ता था एक तरीके से, वो लोग हमारी कंट्री में फिर एक्सपोर्ट करते थे, राइट, और हम इंपोर्ट कर रहे थे मतलब इसको।
तो जो हम लोग डिपेंड कर रहे थे फॉरेन ट्रेड पे, द डिपेंडेंस ऑन फॉरेन ट्रेड डिड नॉट परमिट इंडस्ट्रियलाइजेशन एट होम। तो हमारे होम मेड प्रोडक्ट्स नहीं बनते थे, इंडस्ट्रियलाइजेशन इसकी वजह से डेवलप नहीं हुआ था। एंड द डिमांड फॉर मशीन मेड, और जो मशीन्स की डिमांड थी वो चीप कमोडिटी हैड रेज्ड इन द इंडियन मार्केट। तो द डिमांड फॉर मशीन मेड चीप कमोडिटी है, उसकी रिक्वायरमेंट है ना मार्केट में ज़्यादा बढ़ गई, रेज्ड हो गई। तो इसकी वजह से जो इंडिजीनियस हैंडीक्राफ्ट से जो मतलब हमारे ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट से वो है ना पिछड़े हो गए थे, क्योंकि सारा रॉ मटेरियल तो ये ले जाते थे। इन द प्री डिपेंडेंस पीरियड जो इंग्लैंड स्टार्टेड सेलिंग लार्ज क्वांटिटीज ऑफ फिनिश्ड गुड्स, हमारे मेड इन फैक्ट्रीज इन इंग्लैंड की फैक्ट्री में जो बनाया करते थे वो इंडिया में वो लोग क्या करते थे, सेल करते थे फिनिश प्रोडक्ट्स। एंड इसकी वजह से एज अ रिजल्ट मेनी पीपल इन इंडिया स्टार्टेड बाइंग गुड्स फ्रॉम इंग्लैंड के फॉरेन गुड्स को बाय करना शुरू कर दिया। एंड दिस रिड्यूस द डिमांड फॉर इंडिजीनियस गुड्स, और इनकी वजह से जो होम मेड गुड्स है, इंडिजीनियस गुड्स है, हैंडीक्राफ्ट गुड्स है, उसकी डिमांड डिक्रीज हो गई, डिक्लाइन हो गई। एज अ रिजल्ट मेनी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस इन इंडिया क्लोज डाउन। उनकी वजह से बहुत सारे छोटे और मीडियम साइज के जो बिजनेस एंटरप्राइजेस थे वो शट डाउन हो गए। एंड इम्पोर्टेड गुड्स आर चीपर, और जो इम्पोर्टेड गुड्स थे जो बाहर से हम इम्पोर्ट करते थे, आयात करते थे, वो गुड्स है ना चीपर होते थे, उनके जो रेट होती थी वो कम होती थी कंपेयर टू द हैंडीक्राफ्ट गुड्स। हैंस ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि ब्रिटिश रूल के समय पे जो इंडिजीनियस हैंडीक्राफ्ट से वो बहुत सफर हुआ था वो। नाउ ट्रेड इज एन इंजन ऑफ ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी। तो आप अग्री करते हो इससे? तो हाँ, हम अग्री करते हैं भाई, वो एज ए इंजन काम करता है ना ट्रेड। तो आई अग्री विद द अबव स्टेटमेंट। ट्रेड रिफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एक्सचेंज ऑफ मनी के एक्सचेंज में, राइट। देन फॉरेन ट्रेड प्रोवाइड्स फॉरेन एक्सचेंज। अगर हम फॉरेन ट्रेड ट्रांजेक्शन करें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, हम अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हमारे पास फॉरेन करेंसी आएगी, राइट। तो फॉरेन एक्सचेंज विच कैन बी यूज फॉर वेरी प्रोडक्टिव पर्पज के लिए हम फिर उसको यूज कर सकते हैं। तो फॉरेन ट्रेड क्रिएट करता है, क्रिएट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर प्रोड्यूसर के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है टू रीच बियॉन्ड, ताकि वो अपने डोमेस्टिक मार्केट से भी आगे जाकर अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सके। एंड इसकी वजह से क्या होता है, जो टोटल इन्वेस्टमेंट होता है इकोनॉमी में वो इंक्रीज हो जाता है। एंड फॉरेन ट्रेड लीड्स टू डिविजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन एट वर्ल्ड लेवल पर भी इनका जो लेबरर्स है वर्ल्ड लेवल पे भी यूज में आते हैं, राइट। वो लोग जो लेबरर्स है उनको वो भी बाहर जाकर काम करते हैं, हमारी कंट्री में आके काम करेंगे, स्पेशलाइज्ड वर्कर्स काम करेंगे एट वर्ल्ड लेवल पे। तो ये वो डिवीजन ऑफ लेबर को भी लीड करता है। तो फॉरेन ट्रेड हेल्प करता है किसी टू कीप द डिमांड एंड सप्लाई पोजिशन को स्टेबल रखने में हेल्प करता है, विच इन टर्न स्टेबलाइजेज द प्राइस लेवल इन इकोनॉमी में भी प्राइस लेवल को वो स्टेबलाइज करता है। हेंस ट्रेड इज एन इंजन ऑफ ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी। इसलिए जो ट्रेड है वो इकोनॉमी में इंजन के तरह काम करता है। जैसे कि है ना इंजन, रेल के डब्बे में इंजन लगेगा तभी रेल आगे बढ़ पाएगी, उसी तरीके से कंट्री की इकोनॉमी भी तभी आगे बढ़ पाएगी जब ट्रेड होगा। थर्ड, foreign trade leads to division of labor and specialization at world level. तो yes, I agree with the above statement। और इसमें आपको फिर कि क्यों अग्री करते तो उसका रीजन आपको देना होगा। तो यहाँ पे फॉरेन ट्रेड क्या है, इज अ ट्रेड बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एंड सम कंट्रीज हैव अबंडेंट, बहुत सारा नेचुरल रिसोर्सेज उनके पास होता है, राइट। दे शुड एक्सपोर्ट, तो फिर रॉ मटेरियल, तो फिर उन्हें रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करना चाहिए एंड उन्हें फिर बाद में इंपोर्ट फिनिश्ड गुड्स इंपोर्ट करने चाहिए फ्रॉम कंट्रीज विच आर एडवांस्ड इन स्किल्ड मैन पावर। जहाँ पे स्किल्ड लेबरर्स है, मैन पावर है, तो वहां पे एक्सपोर्ट करेंगे रॉ मटेरियल और वहां से फिर फिनिश गुड्स है ना वो इंपोर्ट करेंगे। तो अंडर स्पेशलाइजेशन स्पेसिफिक वर्क में जो स्पेशलाइज्ड होता है, जैसे जापान इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में स्पेशलाइज्ड है, राइट। तो वर्क इज गिवन टू द वर्कर्स विद इन अ प्रोडक्शन
प्रोसेस के उसमें इनको वर्कर्स को काम दिया जाता है, स्पेशलाइज्ड पर्सन्स को, स्किल्ड पर्सन्स को वो काम दिया जाता है। एंड इन फॉरेन ट्रेड क्या होता है, ईच कंट्री, हर एक कंट्री है ना कंटिन्यूसली कंसिस्टेंटली प्रमोट करती रहती है प्रोडक्शन ऑफ स्पेसिफिक गुड्स, जो जिसमें स्पेशलाइज्ड होता है, और सर्विसेज में विद द हेल्प ऑफ अवेलेबल लेबर, सो दैट मैक्सिमाइज, इसकी वजह से है ना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है। एंड दस इसलिए हम बोल सकते हैं कि फॉरेन ट्रेड लीड्स टू डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन एट वर्ल्ड लेवल, वर्ल्ड लेवल पर वो स्पेशलाइजेशन में लीड करता है। फॉरेन ट्रेड आगे तक लेके जाता है इन सब चीजों को। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, ऑब्जर्व द फॉलोइंग टेबल एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो आपको जो क्वेश्चन पूछे गए उनके आंसर्स देना है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को भाई बोर्ड में इस टाइप का क्वेश्चन आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको ये क्वेश्चन पूछे जाने वाला है। तो आपको 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसमें से 2 क्वेश्चन आपको करने होंगे, राइट। तो यहाँ पे ये आपको टेबल दी जाएगी, या आपको टेबल को कंप्लीट करने के लिए दिया जाएगा, या टेबल के बेसिस पे आपको क्वेश्चन, मैं आप लोगों को जल्दी है ना क्वेश्चन पेपर अवेलेबल करके देने वाली हूँ। बस ये मेरा पेपर ये कंप्लीट हो जाए, ये चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में मैं आप लोगों को जरा थोड़े गूगल फॉर्म, ऑब्जेक्टिव काइंड के गूगल फॉर्म में भी मैं आप लोगों को लिंक प्रोवाइड करने वाली हूँ, और फिर आपको पूरा क्वेश्चन पेपर 80 मार्क्स का प्रिपेयर करके आप लोगों के लिए अवेलेबल करने वाली हूँ। प्रिपरेशन चालू है मेरा, मेरे खुद के कॉलेज के लिए चालू है। आई कैन से कि ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। तो उन लोगों का असेसमेंट हो जाए, बाद में आप लोगों के लिए भी प्रोवाइड करूंगी। नाउ डायरेक्शन ऑफ इंडिया इंपोर्ट्स, इंडिया के इंपोर्ट मतलब इसमें डायरेक्शंस में क्या क्या है, कंट्रीज ऑर्गेनाइजेशंस जैसे OECD, OPEC, देन ईस्टर्न यूरोप, देन डेवलपिंग नेशंस एंड अदर्स। फिर यहाँ पे ईयर्स दिया हुआ है 1991 में कितना परसेंटेज है इंपोर्ट्स का, एंड 2015-16 में कितना कंट्रीब्यूशन है, परसेंटेज कंट्रीब्यूशन है इंपोर्ट्स का। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे पूछा कि विच ऑर्गेनाइजेशन हैज द लीस्ट शेयर इन द डायरेक्शन ऑफ इंडियाज इंपोर्ट्स इन 2015-16। तो 2015-16 में लीस्ट किसका है, तो लीस्ट यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे 2015-16 में तो ईस्टर्न यूरोप का है। तो आपको वही लिखना है कि ईस्टर्न यूरोप हैज द लीस्ट शेयर इन द डायरेक्शन ऑफ इंडियाज इंपोर्ट्स इन 2015-16। तो आपको टेबल पे देखना है, ऑब्जर्व करना है, और फिर उसी को आंसर्स को लिखना है। तो ये ऐसे वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए काफी इजी है, राइट। ये 4 मार्क्स के लिए ऐसा वाला क्वेश्चन आएगा, 4 मार्क्स के लिए। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर Which organization has maximum share in India's direction of imports in 1991? 1991 में मैक्सिमम किसका है, तो यहाँ पे आप देखेंगे OECD का है 54.0%। तो यहाँ पे आप वही लिखेंगे कि OECD has maximum share, that is 54% in India's direction of imports in 1991. Now next है कि expand करना है, मतलब आपको abbreviations जो OECD and OPEC का फुल फॉर्म लिखना है। तो OECD मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ये यहाँ पे आपको नहीं दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है, आपको आना चाहिए। एंड OPEC का फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। एंड 4th क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे जो 4th क्वेश्चन दिया गया है कि आपको अपना ओपिनियन बताना है, स्टेट योर ओपिनियन। तो ये जो स्वमत वाला क्वेश्चन आपको बोर्ड में भी आने वाला है, ऐसा 2 मार्क के लिए आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपका ओपिनियन बताइए, या तो आपको पैसेज दिया रहेगा, या आपको डेटा जो अवेलेबल है जिस तरीके से टेबल है तो उसके ऊपर आपको ऑब्जर्व करके आपको अपना स्वमत लिखना है। तो यहाँ पे स्टेट योर ओपिनियन रिगार्डिंग द डायरेक्शन ऑफ इंडियाज इंपोर्ट्स, इंडिया के इंपोर्ट रिगार्डिंग इंडियाज इंपोर्ट आपको अपना ओपिनियन बताना है। तो एज पर माय ऑब्जर्वेशन, आप जब पूरा टेबल ऑब्जर्व करोगे तो आप इसी को टेबल को आप स्टडी करने के बाद में आपके ऑब्जर्वेशन के हिसाब से आप लिखने वाले हो अपना स्वमत। तो यहाँ पे वेरिएशंस होगा स्वमत के आंसर्स में, आप सभी जानते हैं कि एज पर माय ऑब्जर्वेशन इंडियाज इंपोर्ट्स फ्रॉम OECD हैज डिक्लाइन, ये डिक्लाइन किया है रैपिडली एज कंपेयर टू 1991 में रिकॉर्ड हुआ था भाई, यहाँ पे देखिए 54% रिकॉर्ड हुआ था, और बाद में आप देखोगे कि 28.8% हो जाता है 2015-16 में। तो वही यहाँ पे मैंने ऑब्जर्वेशंस के हिसाब से कि भाई ये जो 1991 टू 2015-16 में 1991 में मतलब 54% था, वो डिक्रीज होकर डिक्लाइन होकर 28.8% आ गया
सिमिलरली द शेयर ऑफ इम्पोर्ट जो यूरोपियन ईस्टर्न यूरोपियन है, ईस्टर्न यूरोपियन, इनका भी देखिए डिक्रीज हुआ है, 7.8% था 1991 में, और वो है ना 2015-16 में है ना 1.9% हो गया। तो वही स्टेटमेंट आपको लिखना है अपने वर्ड्स में कि सिमिलरली द शेयर ऑफ इम्पोर्ट्स फ्रॉम यूरोपियन ईस्टर्न यूरोपियन हैज डिक्लाइंड ड्रास्टिकली फ्रॉम 7.8% टू 1.9% ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 1990 टू 2015-16। और जबकि ये है ना आप देखोगे यहाँ पे ओपीईसी का क्या हुआ, इंक्रीज हुआ है, एंड डेवलपिंग नेशंस का भी इंक्रीज हुआ है, एंड अदर्स का भी इंक्रीज हुआ है। देखिए आप देखेंगे कि इंक्रीज हुआ है 16.3 से 23.6% हो गया है ओपीईसी का, एंड यहाँ पर डेवलपिंग नेशंस का 18.6% से 43.2% हो गया, इंपोर्ट इंक्रीज हो गया इंडिया में, एंड 1.4% से अदर्स का 1.4% से 2.5% हो गया है। तो यहाँ पे वही हम स्टेटमेंट फॉर्म में लिख रहे हैं कि यहाँ पे वेयर एज it shows increase in the share of imports from OPEC developing countries and others during the same period in India's total imports। तो इस तरीके से आपको स्वमत लिखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पे, हाउ मच इज द परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन इम्पोर्ट्स ऑफ डेवलपिंग नेशंस इन 2015-16 एज कम्पेयर टू 1991 में। तो देयर इज 2.4% ऑफ इंक्रीज। तो हाउ मच मतलब आपको डिफरेंस लिखना होगा। देखिए क्वेश्चन आपको ध्यान से रीड करना, हाउ मच इज द परसेंटेज ऑफ इंक्रीज, कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ इंपोर्ट ऑफ डेवलपिंग नेशंस का 2015-16 में एज कंपेयर टू 1990-91 में। मतलब आपको यहाँ पे डिफरेंस लिखना है कि भाई कितना परसेंट इंक्रीज हुआ। तो यहाँ पे देखिए 43.2% माइनस आप 18.6% करोगे, तो यहाँ पर जो आप लिखने वाले हो 43.2% माइनस 18.6% आपको करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि देयर इज, माइनस करोगे जब आप तो 24.6% का इंक्रीज हुआ। तो देयर इज 24.6% ऑफ इंक्रीज इन इंपोर्ट्स ऑफ डेवलपिंग नेशंस इन 2015-16 एज कंपेयर टू 1990-91। आई होप आपको समझ में आ रहा है। नाउ लास्ट है ना यहाँ पे क्वेश्चन है आंसर इन डिटेल। तो आंसर इन डिटेल में आपके दो क्वेश्चन है। एक तो पूछा गया है कि एक्सप्लेन द मीनिंग एंड रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड। रोल क्या है फॉरेन ट्रेड का, मीनिंग क्या है, वो आपको लिखना है। तो सबसे पहले फॉरेन ट्रेड का मतलब लिखो, मीनिंग लिखो। तो फॉरेन ट्रेड इज द ट्रेड बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंटरनेशनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड। एंड ट्रेड इज एन इंजन। ट्रेड क्या है, तो एक इंजन की तरह काम करता है ना, एज ए इंजन ऑफ ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी। जैसे कि रेलगाड़ी कैसे इंजन होगा तो ही आगे बढ़ेगी, तो उसी तरीके से इकोनॉमी भी आगे तभी बढ़ेगी जब फॉरेन ट्रेड होगा बिकॉज इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन डेवलप्ड कंट्रीज। It represents a significant share of gross domestic product। gross domestic product में ये है ना significantly contribute करता है foreign trade। Now role of foreign trade can be justified, हम justified कर सकते हैं on the basis of the following points। हम इसको explain कर सकते हैं, बता सकते हैं कि yes it is very ये foreign trade का role क्या है, कैसे ये important है, how important it is। तो टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन ट्रेड की वजह से फॉरेन एक्सचेंज रिसीव होता है। तो फॉरेन ट्रेड प्रोवाइड्स फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन करेंसी विच कैन बी यूज फॉर प्रोडक्टिव पर्पसेस, के लिए जिसे यूज किया जा सकता है। तो फॉरेन ट्रेड इज अ रिमार्केबल फैक्टर है इन एक्सपैंडिंग द मार्केट, मार्केट को एक्सपैंड करने के लिए एंड मोटिवेट करने के लिए प्रोडक्शन ऑफ गुड्स के प्रोडक्शन के लिए। देन सेकेंड एनकरेजेस इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट को भी एनकरेज करता है। तो फॉरेन ट्रेड क्रिएट करता है, अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है प्रोड्यूसर्स के लिए, ताकि वो है ना अपने प्रोडक्ट्स को है ना बियॉन्ड द डोमेस्टिक मार्केट वो सेल कर सके, अपना पैसा इन्वेस्ट कर सके और अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सके। इट एनकरेजेस देम टू प्रोड्यूस मोर गुड्स फॉर एक्सपोर्ट एंड दिस लीड्स टू इंक्रीज इन द टोटल इन्वेस्टमेंट इन इकोनॉमी। और उसके वजह से क्या होगा, ऑटोमेटिकली है ना इकोनॉमी में टोटल इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो जाएगा। देन थर्ड डिविजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन। तो जो फॉरेन ट्रेड है वो लीड करता है डिवीजन ऑफ लेबर, जो
स्किल्ड मैन पावर है, राइट, वो इंटरनेशनल लेवल पे भी वो सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, हम हमारे सर्विसेज को भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, राइट, या हमको रिक्वायर्ड है तो हम है ना सर्विसेज को इंपोर्ट कर सकते हैं, तो स्पेशलाइज्ड जो मैन पावर है उसको यूज कर सकते हैं एट वर्ल्ड लेवल पे। तो सम कंट्रीज हैव अबंडेंट नेचुरल रिसोर्सेज है, तो वो कंट्रीज क्या करेंगे, वो एक्सपोर्ट करेंगे अपने रॉ मटेरियल्स को एंड बाद में फिर है ना इंपोर्ट करेंगे फिनिश गुड्स को फ्रॉम द कंट्रीज विच आर एडवांस्ड इन स्किल्ड मैन पावर, एंड दस फॉरेन ट्रेड क्या करता है, बेनिफिट करता है हर एक कंट्री को, ऑल द कंट्रीज thereby लीडिंग टू डिविजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन। देन फोर्थ, ऑप्टिमम एलोकेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो ड्यू टू स्पेशलाइजेशन क्या होता है, रिसोर्सेज आर चैनलाइज, हम रिसोर्सेज को चैनलाइज कर सकते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ओनली दोज गुड्स विच वुड गिव हाईएस्ट रिटर्न, जो गुड्स है ना हाईएस्ट रिटर्न प्रोवाइड करेंगे। दस देयर इज रैशनल एलोकेशन, वाइजली एलोकेट किए जाते हैं रिसोर्सेज एंड स्पेशलाइज्ड रिसोर्सेज को इंटरनेशनल लेवल पे ड्यू टू द फॉरेन ट्रेड। देन फिफ्थ, स्टेबिलिटी इन प्राइस लेवल, तो इकोनॉमिक प्राइस लेवल भी स्टेबल रहता है, इसकी वजह से फॉरेन ट्रेड हेल्प करता है टू कीप द डिमांड एंड सप्लाई पोजीशन को स्टेबल रखने में, स्टेबलाइज करने में, और उससे ऑटोमेटिकली जो इकोनॉमिक के प्राइस लेवल है, जनरल प्राइस लेवल, वो भी स्टेबलाइज्ड रहते हैं। देन सिक्स, अवेलेबिलिटी ऑफ मल्टीपल चॉइसेस, तो फॉरेन ट्रेड प्रोवाइड करता है मल्टीपल चॉइसेस प्रोवाइड करता है, इंपोर्टेड कमोडिटीज की चॉइसेस को हम चूज कर सकते हैं, इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स को, कमोडिटीज को, तो फॉरेन ट्रेड ये हाईली कॉम्पिटिटिव बना देता है मार्केट को। इट ऑल्सो इंश्योर्स अ गुड क्वालिटी, इसकी वजह से ना अच्छी क्वालिटी वाले प्रोडक्ट्स है ना देने होते हैं, स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स है ना अवेलेबल करने होते हैं मार्केट में, नहीं तो कोई खरीदेगा नहीं, क्योंकि है ना कस्टमर्स के पास चॉइस रहती है, राइट। सो दिस रेजेस द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल, इसकी वजह से क्या होता है, लोगों के जो रहन सहन का जो लेवल है वो भी इम्प्रूव होता है, स्टैंडर्ड लेवल वो अपने जीवन वो बिता सकते हैं। देन सेवन, ब्रिंग्स रेपुटेशन एंड हेल्प्स ऑन गुडविल। अभी ये जो एक्सपोर्टिंग कंट्रीज होती है, जो एक्सपोर्ट करते हैं गुड्स, राइट, कैन अर्न रेपुटेशन एंड गुडविल, वो इंटरनेशनल मार्केट में अपनी गुडविल बना सकते हैं, अच्छी इमेज बना सकते हैं अच्छी क्वालिटी गुड्स इंपोर्ट करके। जैसे एग्जांपल के तौर पे जैसे कंट्रीज है, जापान है, जर्मनी है, स्विट्जरलैंड है, उन्होंने अपनी अच्छी रेपुटेशन बनाई है, गुडविल बनाई है मार्केट में, फॉरेन मार्केट में, क्योंकि उनके जो प्रोडक्ट्स है वो क्वालिटेटिव प्रोडक्ट्स होते हैं। इलेक्ट्रॉनिकल गुड्स है ना, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, उनके क्वालिटी प्रोडक्ट्स वो लोग प्रोड्यूस करते हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। ये अभी लास्ट क्वेश्चन बच गया है, और इसके साथ मतलब है ना एक तरीके से एक्सरसाइज के साथ हमारा है ना इकोनॉमिक्स का सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाता है। जल्दी जल्दी मैं आप लोगों के लिए हर एक सब्जेक्ट का, अकाउंट्स के 2 चैप्टर बाकी उसका, और एसपी ओसी वो भी मैं कंप्लीट करने वाली हूँ, और होपफुली जस्ट प्रे कि मेरा सिलेबस जल्दी जल्दी कंप्लीट हो, तो मैथ्स के भी कुछ चैप्टर्स मैं आप लोगों के लिए अपलोड करूंगी। नाउ एक्सप्लेन द रिसेंट ट्रेंड्स इन इंडियाज एक्सपोर्ट्स, इंडिया के एक्सपोर्ट में क्या ट्रेंड्स है। तो अभी मैं आपको बता दूं, ये जो ट्रेंड्स हैं, ये वाला पर्टिकुलर क्वेश्चन है ना इस साल के ये जो लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है उसकी वजह से आप लोगों का पोर्शन में रिडक्शन हुआ है, तो आप लोगों को ये नहीं आने वाला है, लेकिन आने वाले नेक्स्ट ईयर के बच्चों को ये सिलेबस में रहने वाला है बोर्ड में भी। लेकिन आप लोगों के लिए बोर्ड में ये क्वेश्चन 2020-21 ये जो हमारा पेंडेमिक पीरियड चल रहा है, तो उन बच्चों को ये रिटर्न पेपर में नहीं आएगा, लेकिन हाँ इंटरनल में टीचर पूछ सकती है, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ क्विकली ये लेसन की एक्सरसाइज के थ्रू। तो एक्सपोर्ट ट्रेड रिफर करता है द सेल ऑफ गुड्स बाय वन कंट्री, एक कंट्री सेल करती है गुड्स टू अनदर कंट्री को, और आउटफ्लो ऑफ गुड्स फ्रॉम वन कंट्री टू फॉरेन कंट्री। Now, recent trends in India's export can be explained follow. तो इंजीनियरिंग गुड्स, हम अकॉर्डिंग टू इंजीनियरिंग गुड्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, जिसे EGEPC रिपोर्ट के हिसाब से जो इंजीनियरिंग गुड्स का शेयर है वॉज 25% था टोटल एक्सपोर्ट का इन 2017-18 में। नाउ विद इन दिस कैटेगरी सम ऑफ द प्रोमिनेंट इंपॉर्टेंट एक्सपोर्टेड आइटम्स है आर ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट, जैसे हो गए इंक्लूडिंग ऑटोमोबाइल्स हो गया, ऑटो कंपोनेंट्स हो गए, मशीनरी हो गए, इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, तो हमारी कंट्री एक्सपोर्ट कर रही है इसको, इंडिया एक्सपोर्ट कर रही है। ड्यूरिंग द पीरियड 2010-11 टू 2014-15 जो एक्सपोर्ट था ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट्स का, वो इंक्रीज हो गया है $16 बिलियन से, वो इंक्रीज होकर है ना $24.8 बिलियन हो गया है, बढ़कर $24.8 बिलियन हो गया है। देन सेकेंड, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। अब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की हम यहाँ पर बात करें
तो जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, इंडिया का पेट्रोलियम कैपेसिटी इंक्रीज हो गया है सिग्निफिकेंटली सिंस 2001-2002 में ये इंक्रीज हो गया है, कैपेसिटी इंक्रीज हो गई है, ड्यू टू विच इंडिया टर्न्ड एज अ नेट एक्सपोर्टर, ये एक्सपोर्टर हो गया है रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, पेट्रोलियम रिफाइनरी प्रोडक्ट्स का भी एक्सपोर्टर बन गया है। लाइक पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैड अ शेयर ऑफ 4.3% इंडिया टोटल एक्सपोर्ट का 4.3% कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहा है वो 2001 में दे रहा था, वो इंक्रीज होकर 2013-14 में 20.1% हो गया है रिफाइनरी प्रोडक्ट्स को लेकर, पेट्रोलियम रिफाइनरी प्रोडक्ट्स। नाउ थर्ड, केमिकल्स एंड केमिकल प्रोडक्ट्स की बात करें हम, तो एन इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट आइटम है ये, दैट हैज परफॉर्म्ड रीजनेबली वेल ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स, पिछले कुछ सालों में इसने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है अपना। केमिकल एंड केमिकल प्रोडक्ट्स ने, इनका जो शेयर है वो टोटल जो एक्सपोर्ट के शेयर में ये 10.4% का शेयर है 2014-15 में रिकॉर्ड हुआ है। देन जेम्स एंड ज्वेलरी की बात करें तो जेम्स एंड ज्वेलरी ये वन ऑफ द मेजर कंट्रीब्यूटर हो गया हमारे एक्सपोर्ट अर्निंग का, इंडिया की एक्सपोर्ट अर्निंग का, हैविंग अ शेयर ऑफ 13.3% का शेयर है इसमें, इंडिया के मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट में इन 2014-15 में रिकॉर्ड हुआ है। देन लास्ट है टेक्सटाइल्स एंड रेडीमेड गारमेंट्स की हम बात करें तो टेक्सटाइल एंड रेडीमेड गारमेंट्स जो है एक्सपोर्ट टुगेदर हम कंबाइनली इसकी बात करें तो 11.3% का कंट्रीब्यूशन इसने दिया है इंडिया के एक्सपोर्ट में 2014-15 के रिकॉर्ड के हिसाब से। एंड इनफैक्ट अगर हम बात करें तो इंडिया है ना वन ऑफ द लीडिंग एक्सपोर्टिंग कंट्री है टेक्सटाइल्स एंड रेडीमेड गारमेंट्स को लेकर इन द वर्ल्ड में, हमारा वन ऑफ द मतलब टॉप मोस्ट लीडिंग कंट्रीज में इसका नाम आता है। तो आई होप इसके साथ है ना आपका ये पोर्शन कंप्लीट हो जाता है और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं। जल्दी आप लोगों के लिए है ना गूगल फॉर्म के थ्रू मैं आप लोगों के लिए लिंक आप लोगों को प्रोवाइड करने वाली हूँ, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज को अटेंड करना है और अपने आप को इवेल्युएट करना है, और आपको अभी ढिलाई नहीं बरतनी है भाई। आपका मोस्टली मई में अगर एग्जाम है, अप्रैल लास्ट में या मई में एग्जाम है, तो इसका मतलब ये नहीं है आपको स्टडी करना बंद कर देना है, आपको अपने स्टडीज कंटिन्यू रखने हैं ताकि आप अच्छे परसेंटेज स्कोर कर सके, और है ना लास्ट में फिर आपका है ना सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज ना हो, अकाउंट्स वगैरह आपको रेगुलरली करते रहना है। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना नहीं भूलना है, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। जैसे ही धीरे धीरे पोर्शन जिस सब्जेक्ट का कंप्लीट होते जाएगा उसी तरीके से फिर मैं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज लेकर आती रहूंगी। तो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।